नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार मिश्रा। स्वागत करता हूं आपका दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम में। दर्शकों, यह नक्सल आधारित कार्यक्रम है और इसमें हम नक्सलवाद की चर्चा करते हैं। दर्शकों, देश के विकास में कहीं ना कहीं हम सब का योगदान होता है, हम सब की भागीदारी होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं किसी भटकाव के कारण देश के विकास में रुकावट या बाधा उत्पन्न करते हैं। लेकिन अक्सर ये भी देखा गया है कि वही लोग मुख्यधारा में वापस लौटना चाहते हैं और सुंदर भारत बनाने में अपना योगदान देना चाहते हैं। आज हम इन्हीं सब बातों की खास तौर पर चर्चा करेंगे और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संत कुमार पासवान जी, जो कि बतौर DIG, IG और ADG काम कर चुके हैं और कई नक्सली क्षेत्रों में इन्होंने काम किया है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सर, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले ये सवाल मैं चाहूँगा आप हमारे दर्शकों को बताएं, जो नक्सल है, नक्सलवाद आंदोलन है, ये क्या विचारधारा है? नक्सलवाद जो विचारधारा है, ये किस तरह का विचारधारा? मैं चाहूँगा इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालें। नक्सलवाद को समझने के लिए हमें मार्क्स को समझना होगा। जो मार्क्सवाद है वो ये कहता है कि सर्वहारा का डिक्टेटरशिप होना चाहिए, अधिनायकवाद होना चाहिए। और जब हम सर्वहारा की बात करते हैं तो हम जो है वर्किंग क्लास की बात करते हैं। मार्क्स ने वर्किंग क्लास की बात की थी। उसके आधार पे रूस में क्रांति हुई और चीन में भी क्रांति हुई। इससे प्रभावित होकर हमारे देश में कई लोगों ने कोशिश की कि वो भी जिस प्रकार से रूस में शासन आया और चीन में शासन आया, उस प्रकार से भारत में भी आना चाहिए। इसलिए उन्होंने प्रयास करना शुरू किया। और आप ये समझिए कि CPI जो थी, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, सन 1964 में उसमें विभाजन हुआ और CPI मार्क्सिस्ट के नाम से नया पार्टी का गठन हुआ। CPIM की जो विचारधारा थी थोड़ा सा उग्रवादी थी, बहुत ज़्यादा तो उग्रवादी नहीं रही, लेकिन उसमें कुछ ऐसे नेता थे जो चाहते थे कि जल्द से जल्द समाज में परिवर्तन आए। और इस कारण से सन 1967 में नक्सलवाड़ी नाम की जगह, एक दार्जिलिंग ज़िले में एक जगह है जो कि बिहार से लगा हुआ है, वहाँ पर सबसे पहले 3 मार्च 1967 को उन्होंने आंदोलन किया, जिसमें कि उन्होंने एक ज़मीन पर कब्जा किया जो कि गवर्नमेंट द्वारा उनको अलॉटेड थी, जिसका कि वहाँ के जोतेदारों ने, यानी कि जो ज़मींदार थे जिनके पास ज़मीन थी, उन लोगों ने विरोध किया। उसके बाद से ही वहाँ की शुरुआत हुई। और चूँकि नक्सलवाड़ी से इसकी शुरुआत हुई, इस कारण से इसको नक्सलवाद कहा जाता है। सर, अगर कारण की बात की जाए, नक्सलवाद आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई? आखिर क्या वजह थी, क्या कारण था इस आंदोलन में इतने ज़्यादा लोग सम्मिलित हुए? मैं चाहूँगा उस कारण पे, उस वजह पे आप थोड़ा प्रकाश डालें। कारण तो मूल रूप से वही था जिसकी मार्क्स ने बताया था कि जो समाज में शोषण है और आर्थिक विषमता है, इसको दूर करने के लिए क्रांति होनी चाहिए। जितने भी तरीके अपनाए गए थे उस समय तक, वो कारगर नहीं हुए थे। और इस कारण से जैसा कि मैंने पहले बताया था, रूस में और चीन में तो हुआ ही था, तो हिंदुस्तान में भी लोगों ने सोचा कि उस प्रकार से कार्रवाई की जाए। तो मुख्य कारण तो यही था। और ख़ास करके भारत में जो सुदूर अंचल हैं, जो वनांचल हैं, जहाँ पर कि विकास उस समय तक विकास पहुँचा नहीं था, वहाँ पर जो समस्याएं थीं उसका कोई समाधान नहीं हो रहा था। वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो प्रशासन था, वो सक्षम नहीं था। इस कारण से वहाँ पर इसकी शुरुआत हुई। और ख़ास करके जो नक्सलवाद है, जैसा कि मैंने बताया, 1967 में पहली बार ये घटना हुई और उसके नेता थे कानू सन्याल, चारू मजूमदार और जंगल संथाल। बाद में 1969 में इन्होंने CPIM से अलग होकर के और CPIML, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट नाम से एक संगठन बनाया और उसके तहत इन्होंने कई राज्यों में कार्रवाई शुरू की, जिसमें कि बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश प्रमुख थे। सर, अगर वर्तमान परिदृश्य की बात करें, वर्तमान स्थिति की बात करें, तो ये आंदोलन किस हद तक कम हुआ है? क्या परिस्थिति है अभी इस आंदोलन की? बिहार, पश्चिम बंगाल, जो ये इलाके, जो छत्तीसगढ़ी, जो नक्सल प्रभावित इलाके थे, क्या अभी स्थिति है वहाँ पर? मैं चाहूँगा उसकी आप चर्चा ज़रूर करें। देखिए, शुरुआत के दिनों में तो नक्सली धीरे धीरे बढ़ते रहे, लेकिन सन 1990 के बाद से, और आप ये मान लीजिए कि 2014 तक इनमें गतिविधियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और उस दौरान 80 ज़िले प्रभावित थे 11 राज्यों के। वर्तमान में अभी बहुत कम 6 राज्य हैं जो प्रभावित हैं और केवल 20 ज़िले बचे हैं। 2 साल पहले तक 26 ज़िले थे, अब वो घट करके 20 हो गए हैं।
इसमें बिहार में सिर्फ 3 जिले हैं, औरंगाबाद, गया और जमुई। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रशासन ने सुदूर अंचलों में गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए जो कार्य किए, उससे प्रभावित होकर कई लोगों ने नक्सलवाद का जीवन छोड़ दिया और मुख्यधारा में लौट आए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी जो कुछ कमियां रह गई हैं, उस पर अगर ठीक से अगर कार्रवाई हो तो निश्चित रूप से पूर्णतः इसका समाधान हो सकता है। सर, आत्मसमर्पण नीति की बात करें तो सरकार द्वारा कई नीति है जो अपनाई जा रही है ताकि जो मुख्य धारा है उसमें वो वापस लौट सके। जो भी नक्सली आंदोलन में सम्मिलित हैं उनको प्रोत्साहन राशि उसके बदले दी जा रही है, कई रोज़गार प्रदान किए जा रहे हैं। मैं चाहूँगा उन रोज़गार, उन योजनाओं की आप ज़रूर चर्चा करें कि किस तरह से सरकार जो है आत्मसमर्पण नीति अपना रही है और किस तरह से उन्हें मुख्य धारा में वापस लौटने के लिए प्रेरित कर रही है। केंद्र सरकार ने और राज्य सरकारों ने कई स्कीम्स, कई योजनाएं ऐसी शुरू की जिसका कि असर पड़ा और उस कारण से नक्सली गतिविधियों में कमी आई। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्कीम था उसके अधीन ये था कि अगर राज्य सरकारें नक्सलियों के पुनर्वास के लिए प्रयास करती हैं और धन खर्च करती हैं तो उसका रेम्यूनरेशन सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और इसके तहत उनको प्रशिक्षण देना जिस व्यवसाय में भी वो चाहते हैं, जो आत्मसमर्पित नक्सली हैं, और अगर वो हथियार के साथ समर्पण करते हैं तो उनको कितनी राशि दी जानी है और उनके निवास के लिए, खेती के लिए जितने भी राज्य सरकार खर्च करती है उसको जो है वो बाकायदा उसको रीइंबर्स करते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स को, और इस कारण से काफ़ी इसका असर पड़ा है। लोग जो मुख्यधारा में लौट रहे हैं। सर, सरकार द्वारा और भी कई रोज़गार है, जैसे सुरक्षा गार्ड जैसे रोज़गार है वो भी प्रदान किए जा रहे हैं जो लोग मुख्यधारा में वापस लौटना चाह रहे हैं, और इस तरह की कई जो नौकरी है उन्हें प्रदान की जा रही है। अगर हम विकास की बात करें, जो इलाके नक्सल प्रभावित रहे हैं उन इलाकों में अभी विकास किस तरह पहुंच पाया है, पहले की तुलना और अब की तुलना करें तो कितना अलग देखने को मिल रहा है वो जो राज्य जो कभी नक्सल प्रभावित रहे हैं? जी, तो पहले तो हम लोगों ने उस क्षेत्र में काम किया है। हम लोग प्रेरित करते हैं जो संगम सदस्य हैं जो कि हिंसा में संलिप्त नहीं हैं लेकिन उनका समर्थन करते हैं, उन सभी इलाकों में उनको सूचनाएं देकर समर्थन करते हैं, उनको आश्रय देते हैं। ऐसे लोगों से हम लोग संपर्क करते हैं, उनको चाहते हैं कि हम मुख्यधारा में लाएं, और उसके बाद उनके माध्यम से जो सक्रिय नक्सली हैं उनको भी चाहते हैं कि आए। तो इस तरह से जो लोग हमारे पास आते हैं और सरेंडर करते हैं उनके लिए हम लोगों ने अलग से ऑक्सिलरी फोर्सेस बनाई, जैसे बिहार में बिहार ऑक्सिलरी फोर्स बना। इसके अतिरिक्त आप ये देखिए कि छत्तीसगढ़ में उनके लिए अलग से अब कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स, वो जो हैं वो सरेंडर नक्सली हैं। उसके पहले जो नक्सली सरेंडर करते थे उनको हम लोग नगर सेना में लेते थे और उनके लिए कोई प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती थी, उनके लिए कोई शिक्षा का होना मतलब शिक्षित होना भी अनिवार्य नहीं था। हम उनको शिक्षा भी देते थे और उनको विभिन्न जो व्यवसाय थे उसमें हम लोग ट्रेनिंग भी देते थे। इस प्रकार से तो हम लोग करते ही थे। इसके अलावा जो नक्सली पीड़ित लोग हैं उन क्षेत्रों में उनके भी पुनर्वास की हम लोग व्यवस्था करते थे, उनकी भी मदद हम लोग करते रहे हैं, और उनके बच्चों के लिए विशेष रूप से ITI खोलना, हॉस्टल्स बनाना और उच्च शिक्षा की व्यवस्था करना, ये भी हम लोग करते रहे हैं। तो हम लोग इस प्रकार से जो लोग नक्सली जेल में चले जाते हैं उनके बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए भी हम लोग आश्रय स्थली बनाते हैं, स्कूल में दाखिला करवाने की हम लोग व्यवस्था करते हैं और उनको भी उच्च प्रशिक्षण के लिए बाहर भेजने की भी हम लोग व्यवस्था करते हैं। इस प्रकार से सरकार बहुत तरीक़ों से चाहती है कि नक्सली समस्या का समापन हो जाए, और नक्सली क्षेत्रों में जो पिछले आप ये समझिए कि 55 साल हो गए हैं नक्सली समस्या को प्रारंभ हुए, और अभी भी नक्सली समस्या है पूरे भारत में। तो हम लोग ये चाहते हैं कि इस कारण से नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में जो पिछड़ापन आया है उसको दूर किया जाए। अभी आप देख लीजिए कि 17 साल पहले जिन स्कूलों में नक्सलियों ने बमबारी की थी, जिसको कि उन्होंने बर्बाद कर दिया था, वो स्कूल्स जो हैं अब जा कर के खुल रहे हैं, और वहाँ के लोगों में अब एक जो है शासन के प्रति एक विश्वास जग रहा है। लेकिन बीच बीच में ये नक्सली इसलिए घटनाएं करते रहते हैं क्योंकि उनका जो एक नेटवर्क है और उनका जो भय है वो जनता में बना रहे। तो ये मैं समझता हूँ कि वो ये समझिए कि एक अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं,
जिस प्रकार से दिया बुझने के पहले ज़्यादा ज़ोर से जलता है, भुकभुकाता है, उसी प्रकार से वो कोशिश कर रहे हैं कि हम फिर से उसको रिवाइव करें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जनता उनका साथ दे रही है। जनता सरकार का साथ दे रही है और सरकार के जो विकास के कार्य हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य है उसका साथ दे रही है। इस कारण से उनको जो है नए रिक्रूट्स नहीं मिल रहे हैं। इस कारण से मैं समझता हूँ उनमें निराशा है और शीघ्र ही ये जो नक्सली समस्या है समाप्त हो जाएगी। सर, एक और अहम चीज़, जैसे आपने विकास कार्य की बात की, सरकार समय दर समय हमेशा कोशिश करती आई है जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहे हैं वहाँ पर उनकी परियोजना योजना जो विकास योजनाएं वो पहुँच पाए। लेकिन कितना चुनौतीपूर्ण, कितना मुश्किल होता होगा वहाँ उस विकास योजना को पहुँचाना, क्योंकि चाहे वो सड़क हो, चाहे वो कम्युनिकेशन का ज़रिया हो, वहाँ पहुँच पाना बहुत मुश्किल होता था, वहाँ पहुँचाना बहुत मुश्किल होता था। तो किस तरह से सरकार किन मुश्किलों, किन चुनौतियों का सामना करती थी वहाँ तक विकास योजनाएँ पहुँचाने के लिए, उन लोगों को जागरूक करने के लिए उस योजना के बारे में? नक्सली क्षेत्रों में प्रशासन के लिए और पुलिस के लिए मुख्य समस्या रहती थी कि वहाँ पर पहुँचा गया जाए, कैसे जाए, पहुँच मार्ग नहीं थे। इसके अलावा भाषा भी एक समस्या थी। तीसरी बात ये थी कि समाज में जब तक आप घुलेंगे मिलेंगे नहीं, तब तक पता नहीं चलेगा कि उनकी समस्या क्या है और यह भी पता नहीं चलेगा कि नक्सली किस प्रकार से कार्रवाई कर रहे हैं। नक्सलियों के बारे में सूचनाएं भी नहीं मिलती थी। तो ये सब जो है बहुत बड़ी चुनौतियाँ थी और वहाँ पहले से ही चूँकि पिछड़ापन था, इस कारण से ही नक्सली पनपे वहाँ पे। तो जो लोगों में शासन के प्रति जो विश्वास होना चाहिए था वो नहीं था, इसलिए शासन की किसी भी गतिविधि पर उनको विश्वास नहीं होता था। और जैसे ही पुलिस वहाँ पर पहुँचती थी, शासन के लोग वहाँ पर पहुँचते थे, वन विभाग के लोग वहाँ पर पहुँचते थे, वो लोग भाग खड़े होते थे। और ये बात भी सच है कि उस ज़माने में शोषण भी था। बाहर के लोग जाकर के वहाँ पर जो जंगल में जो उनको जो फल मिलते हैं या जंगल की जो प्रोड्यूस रहती है उसका बहुत कम मतलब उनकी कीमत देते थे वो। और आप ये देखिए कि कई जगहों पर तो वो 1 किलो आप समझिए कि नमक के बदले में वो 5 किलो तक आंवला ले लेते थे या जंगल प्रोड्यूस ले लेते थे। इस कारण से और भी बहुत कुछ था। लेकिन धीरे धीरे करके शासन ने जो कार्रवाई की है और लोगों में जो वहाँ के लोगों में जो एक विश्वास जगा है और जो राजनीति में आकर के चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि जो डेमोक्रेटिक व्यवस्था है यही सही व्यवस्था है और उन्होंने जो रास्ता चुना है हिंसा का वो गलत है। हमारा संविधान भी यह कहता है, खास करके बाबा साहब ने विशेष करके कहा, आप ये समझिए कि 1949 में जब अंतिम उनका भाषण था संविधान सभा में, तो उन्होंने कहा था कि जो चुनी हुई सरकार है वो संवैधानिक सरकार है और चुनी हुई सरकारों के खिलाफ अगर लोग ये बगावत करते हैं यह सोच करके कि हम इसको हटा देंगे, उखाड़ फेंकेंगे, तो ये गलत बात होगी। तो संवैधानिक तरीके से ही चुनी हुई सरकार को हटाया जाना चाहिए। और हमारा संविधान तो हर 5 साल में हमारे नागरिकों को यह अधिकार देता है कि आप एक क्रांति लाएं, और वो क्रांति जो है मत पेटियों के माध्यम से ला सकते हैं। सड़क पर उतरने की ज़रूरत नहीं है, हिंसा करने की ज़रूरत नहीं है। और हम लोगों ने साबित कर दिया है कि भारत ये सब जो तरीके अपना करके कितना द्रुत गति से, कितनी तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है और विश्व में अपना स्थान बना रहा है। तो यह एक अच्छी शुरुआत है और इसका निष्कर्ष भी बहुत अच्छा निकलने वाला है। और ये सब बातें अब पूरे देश में, पहले संचार व्यवस्था भी ठीक नहीं थी और दूरदर्शन के माध्यम से, बाकी अन्य माध्यमों से भी, व्हाट्सएप के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से मीडिया जो है बहुत तेज़ गति से उसका प्रचार हो रहा है, सब लोगों तक पहुंच रहा है। तो वो लोग समझ रहे हैं कि प्रजातंत्र से क्या फ़ायदा है और हमारे संविधान से हमको क्या फ़ायदा है। तो निश्चित रूप से यह एक बहुत अच्छा कदम है और हम शीघ्र ही सफलता प्राप्त कर लेंगे, ऐसी मेरी आशा है। सर, आपने जैसा बताया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आपने शुरू से काम किया है, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे तो आप लोगों के लिए कितना मुश्किल होता होगा, कितना कठिन वो दौर होता होगा कि जो निपटते हैं उस आंदोलन से, तो क्या वो मंजर है, मैं चाहूँगा उसके बारे में आप थोड़ा ज़रूर हमारे दर्शकों को बताएं। नाम उसका अबूझ माड़ इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि अबूझ है, लोग उसके बारे में बहुत कम जानते थे। और माड़ मतलब पहाड़ी का क्षेत्र। तो जब मैं वहाँ पर था तो हमने एक अभियान निकाला, क्योंकि वो नक्सलियों का गढ़ था, हेडक्वार्टर्स था। तो वहाँ पर उस समय 2 जिले थे मुख्यतः बस्तर में, एक था बस्तर और एक दंतेवाड़ा। तो दोनों जगह से, 2 स्थानों से हम लोगों ने प्रवेश किया अंदर और हम लोगों ने पैदल करीब 150 किलोमीटर वहाँ पर हम लोग वहाँ पर गए और रूट मार्च किया।
एक स्थान से 250 सैनिकों को हम लोग ने लिया, दूसरे स्थान से 250 लोगों को लिया और हम लोग लगातार अंदर तक गए। वहाँ पर हम लोग ने जाकर के देखा कि लोगों की कैसी स्थिति है और लोग किस तरह से जी रहे हैं। वहाँ पर कोई रास्ता नहीं था, साइकिल का भी रास्ता तक नहीं था, तो पैदल ही जाना पड़ता था। वहाँ पर झूम प्रकार की खेती होती थी और लोग वहाँ पर चावल भी नहीं उग पाता था। तो ऐसे स्थानों में हम लोगों ने जाकर के देखा, वहाँ का सर्वे किया, वहाँ पर सर्वे भी नहीं हो पाता था। तो हम लोग गए, तो हम लोग ने इस प्रकार से एक रास्ता बनाया वहाँ पर जाने के लिए और वो पहला हम लोग का प्रयास था जिसमें कि हम लोग सफल हुए, बिना किसी घटना के हम लोग निकल गए। तो इस तरह से हम लोग ने समय समय पर कार्रवाई की है और जो अंदरूनी क्षेत्र थे वहाँ पर सड़क बनाना भी बहुत मुश्किल काम था। आप सब लोग जानते ही हैं कि इस प्रकार से सड़क के नीचे वो विस्फोटक डाल देते हैं और जब सड़क बनता होता है उसी समय डाल देते हैं। तो हम लोगों ने उसमें भी बहुत काम किया और लगातार हम लोगों ने निगाह रखी। कई जगह सड़कें ठीक ठाक से बन गई, लेकिन कई बार कभी जो विस्फोट हो जाते हैं पुराने विस्फोट के कारण हो जाते हैं, तो उस पर भी हम लोग धीरे धीरे करके हम लोग लगाम कस रहे हैं। सर, कई ऐसे इलाके हैं जो कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहे हैं, लेकिन आज वो पर्यटक स्थल के रूप में सामने नज़र आ रहे हैं, लोग घूमने जा रहे हैं। जिस इलाकों में लोगों को जाने में डर लगता था, आज आराम से लोग घूम रहे हैं, वहाँ पिकनिक मना रहे हैं। मैं चाहूँगा इस पर आप थोड़ा ज़रूर बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, शुरुआती दौर में हमारे पास बल की कमी थी, संसाधनों की कमी थी, शासन के पास वहाँ पर विकास के लिए जो है आम लोगों के लिए धन की कमी थी, तो बाकी जो है सुदूर अंचल में कहाँ से पहुँच पाते। तो इस कारण से उस समय बहुत परेशानियाँ थी। लेकिन अब शासन के पास काफ़ी कुछ है, बल भी है, संसाधन भी हैं। तो हम उन स्थानों में जो आम तौर पे हम लोग ये देखते हैं कि नक्सली जहाँ जहाँ भी उनका प्रभाव रहा वो बहुत अच्छे स्थल थे। शुरू में भी पर्यटन स्थल के रूप में वो मशहूर थे और आपको यही बता दूं कि वो सब जो है मिनरल रिच स्थान है, अभी भी मिनरल रिच स्थान है। तो उन्हें ऐसे स्थानों को चुना भी था। लेकिन हम लोगों ने एक तो जो अपने सुरक्षा बल में काफ़ी वृद्धि की, हम लोगों ने जगह जगह चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की, जिससे कि वहाँ के जो शांति प्रिय जो लोग हैं उनको सुरक्षा मिल सके। जो लोग वहाँ पर पर्यटन के लिए जाते हैं या विकास कार्यों के लिए जाते हैं या व्यवसाय के लिए जाते हैं, उनको सुरक्षा मिले। इस कारण से अब वहाँ पर आवाजाही पर जो है लोग जा रहे हैं और अब वो खतरा पहले जैसा नहीं रहा है, क्योंकि उनको पूरी सुरक्षा मिल रही है और नक्सलियों की संख्या भी बहुत कम हो रही है, इसलिए बाहर आने में भी अब उनको संकोच हो रहा है। तो इस कारण से वो सब न केवल पर्यटन स्थल पर्यटकों का विश्वास बढ़ा है, बल्कि बाकी जो विकास के जो काम है वो भी वहाँ पर हो रहे हैं। सर, कह सकते हैं सरकार के अथक प्रयास से कहीं ना कहीं हम सफलता की ओर बढ़ रहे हैं और जो ये आंदोलन है कई हद तक कम हो पाया है और जहां विकास योजनाएं पहुंचना चाहिए था वहां पहुंच पाया। उन क्षेत्रों में शिक्षा पूरी तरीके से पहुंच पा रहा है। शिक्षा कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी कहीं ज़रूरत है, और ताकि लोग जो है वो अच्छी तरीके से हर पहलू को सोच पाए, समझ पाए और इस आंदोलन में सम्मिलित ना हो। जी सर, एक और अहम चीज़ है, सरकार आए दिन लोगों को जागरूक करने के लिए, इस आंदोलन के बारे में बताने के लिए कई तरह की पहल कर रही है। मैं चाहूँगा उन जागरूकता अभियान, उन किस तरीके से सरकार जो है वो जागरूक करी, मैं चाहूँगा उस पर आप थोड़ा प्रकाश डालें। शुरुआती दौर से ही हम लोगों के पास जो खास करके नक्सल जो क्षेत्र है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, वहाँ के लोगों के बीच में हम लोग जाने का प्रयास करते रहे हैं। वहाँ के लिए बहुत सारे काम हम लोग करते रहे हैं, जिसमें प्रमुख रूप से ये रहा है कि पहले तो हम लोग ने शुरुआत की कि जो सड़क के दोनों तरफ के जो इलाके हैं उन गाँव में पहुँचा जाए, क्योंकि एक ऐसा सिद्धांत है कि अगर प्रशासन जनता के पास पहुँचेगी तो जो अराजक तत्व हैं वो उनसे दूर होंगे। तो इस कारण से हम लोग वहाँ पर पहुँचने हम लोगों ने प्रारंभ किया। हम लोगों ने लाइब्रेरीज़ बनवाई, हम लोगों ने रिक्रिएशन सेंटर्स बनाए जिससे कि लोग हमारे पास आ सकें। हम लोगों ने उनके साथ मेल जोल बढ़ाया। इसके अतिरिक्त जो हमारे जो विकास के जो डेवलपमेंट वाले जो डिपार्टमेंट्स थे वो हमारे साथ में जाते थे, वहाँ के लोगों को प्रेरित करते थे। इस कारण से हम लोगों की पहुँच बढ़ी और धीरे धीरे करके हम लोगों ने अपना जो क्षेत्र बढ़ाया, और जैसे जैसे हम लोगों ने अपना क्षेत्र बढ़ाया वैसे वैसे जो नक्सली हैं वहाँ से दूर हटते गए, और अब ये स्थिति है कि काफ़ी जो इलाका है अब वो नक्सल विहीन हो गया है।
सर, नक्सलवाद और माओवाद में क्या अंतर है, मैं चाहूँगा इस पर आप ज़रूर चर्चा करें। ये टर्म जब भी आप देखते हैं नक्सलवाद, तो माओवाद भी उस टर्म के साथ दिखता है। तो क्या है ये माओवाद, मैं चाहूँगा उस पर आप थोड़ा प्रकाश डालें। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा विकास जी। देखिए, मार्क्सवाद, फिर मार्क्सवाद लेनिनवाद और माओवाद, और भी बहुत सारे और भी छोटे छोटे इसमें ग्रुप्स रहे हैं। और मार्क्स ने जो बात शुरू की थी, जो उसने ध्यान आकृष्ट करवाया था गरीबों के प्रति, सर्वहारा के प्रति, मजदूरों के प्रति, इसका व्यापक असर हुआ। और आप देखते हैं कि कोई भी सरकार दुनिया की हो, वो अब इन लोगों के बारे में सोचती है, इन लोगों के लिए योजना बनाती है, इनके विकास को, इनके लिए विकास के कार्यों को करती है। और हमारा देश भी उस दिशा में लगातार काम कर रहा है। तो हमारे भी जितनी भी योजनाएं हैं वो गरीबों को ध्यान में रख कर के बनाई जा रही हैं। जो दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, उनको ऊपर उठाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। अब ये देखिए कि नक्सलवाद क्या है। नक्सलवाद चूँकि नक्सलबाड़ी से निकला हुआ एक आंदोलन था, इसलिए इसको नक्सलवाद नाम दिया गया। और जब नक्सलवाद नाम दिया गया तो क्या है कि 1969 में 1967 तक तो एक जो है CPI-M का जो एक ग्रुप था, वो जो अतिवादी ग्रुप था, वो इस कार्य में लगा हुआ था 1967 से लेकर 1969 तक। और 1969 में CPI-M से, CPI मार्क्सवादी से अलग होकर एक दूसरा संगठन बना, उसका नाम था CPI-ML, जो पूर्णतः नक्सलवादी संगठन था। तो CPI-ML मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, CPI-ML का मतलब होता है। और मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट तो था, लेकिन उस समय के जो मार्क्सवादी लेनिनवादी जो नेता थे, उन लोगों ने सोचा और उन्होंने देखा कि इससे जो है उनकी समस्या का, वो लोग जैसा चाहते थे समस्या का समाधान, वैसा नहीं हो रहा है, इसलिए वो पूर्णतः हिंसा पर उतर आए। और उन्होंने फिर बाद में चल करके कई ग्रुप्स उसमें बने। एक था पीपुल्स वार ग्रुप और एक था माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर। इन दोनों ने मिल करके एक नई पार्टी बनाई, उसका नाम था CPI माओवादी। तो माओवाद, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। केवल ये है कि अंततः इन लोगों ने यह स्वीकार किया और इन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया कि हम लोग माओ ज़ेडोंग के रास्ते पर चल कर के ही यहाँ पर क्रांति ला सकते हैं, जैसा कि चीन में आया है। तो उनको लगा कि चीन की जो व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था, और भारत की सामाजिक व्यवस्था एक जैसी है, जो कि उनकी बहुत बड़ी गलती थी। और इस कारण से आप ये देख रहे हैं कि माओवादी यहाँ पर विफल हो गए। सर, नक्सलवाद से निपटने के लिए सरकार द्वारा एक कार्य योजना की शुरुआत की गई थी, ताकि जो नक्सलवाद है उससे सही तरीके से निपटा जाए, जो नाम था समाधान। ये क्या है कार्य योजना, मैं चाहूँगा इस पर आप थोड़ा रोशनी डालें। जी, सन 2017 में माननीय गृह मंत्री थे आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी। तो उन्होंने जो नक्सल प्रभावित राज्य थे उनकी एक बैठक बुलाई, उनके सभी मुख्यमंत्री वहाँ पर उपस्थित थे। उसमें उन्होंने कहा कि नक्सली समस्या के समाधान के लिए एक समाधान शब्द का उन्होंने उपयोग किया था, और वो एब्रिविएशन था। तो समाधान का जो स्पेलिंग था SAMADHAN। इसमें जो है S का मतलब था स्मार्ट लीडरशिप, A का मतलब था एग्रेसिव स्ट्रेटजी, M का मतलब था मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, A का मतलब था एक्शनेबल इंटेलिजेंस, D का मतलब था डैशबोर्ड बेस्ड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स एंड की रिजल्ट एरियाज, H का मतलब था हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, A का मतलब था एक्शन प्लान फॉर ईच थ्रेट, और N का मतलब था नो एक्सेस फॉर फाइनेंसिंग। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने एक ऐसा सूत्र दिया जिससे कि हम नक्सलवादी समस्या का पूर्ण रूप से समापन कर सकें। और इस कारण से उन्होंने इसका दिया, और इस पर कार्रवाई भी हुई, और इसके कारण से उसका भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा। और ये लगातार एक चलने वाली प्रक्रिया है, जो कि आज भी चल रही है। आज भी हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी लीडरशिप से, लीडरशिप न केवल पुलिस की लीडरशिप हो, बल्कि पॉलिटिकल लीडरशिप हो, इकोनॉमिक लीडरशिप हो, सोशल लीडरशिप हो, सभी तरह की लीडरशिप हो। और हम लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से नक्सलवादियों पर न केवल लगाम कसें, उनकी कार्रवाइयों को रोकें, बल्कि वहाँ के जो लोग हैं उनकी सहायता भी करें। जो टेरर फंडिंग जो होती है, क्योंकि कुछ लोग नक्सलियों के माध्यम से देश की एकता और अखंडता पर खतरा पैदा कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों की पहचान भी करनी है, और ऐसे लोग जो फंडिंग कर रहे हैं,
ऐसी संस्थाओं की, नक्सलवादी जैसे नक्सल की जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, ऐसी संस्थाएं और भी बहुत सारी ऐसी संस्थाएं जिनकी फंडिंग कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान जो आगे बढ़ रहा है वो आगे न बढ़े, उसको रोकने के लिए कई तरह के प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई धीरे धीरे करके हो भी रही है, और इसीलिए ये समाधान कार्यक्रम बनाया भी गया था। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल हुए और अब हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी आपने दी नक्सलवाद के बारे में। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के अंक में हमने बात की नक्सलवाद की और सरकार की अलग अलग परियोजनाओं के बारे में जाना। हमने जाना किस तरह से जो लोग मुख्य धारा में वापस लौटते हैं उन्हें प्रेरित किया जाता है ताकि वो मुख्य धारा में लौटे और सुंदर भारत बनाने में अपना योगदान दे पाए। अगले अंक में फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम में, एक नए पहलू पर जानकारी इकट्ठा करेंगे। तब तक के लिए मुझे यानी विकास कुमार मिश्रा और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। पर आप देखते रहिए DD बिहार। नमस्कार।